दुनिया में तरह तरह के आशिक होते हैं। कुछ अपने प्यार के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। ये अपने प्यार पर जान न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन कुछ इससे भी एक कदम आगे बढ़कर प्यार के नाम पर कत्ल करने को उतारू हो जाते हैं और लाशों के शिखर पर चढ़कर मौत का तांडव करते हुए अपने प्यार का दंभ भरते हैं। प्यार मोहब्बत के बीच सिलसिलेवार कत्लों की ऐसी ही खूनी दास्तान सुनाती है साल 1997 में आई बेहद ही लोकप्रिय फिल्म गुप्त। साहिल को पाने के लिए मैं 100 खून भी कर सकती हूँ बाबा। खामोशियाँ ये प्यार है। त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था गुलशन राय ने तथा इसके निर्देशक व कहानी लेखक थे राजीव राय। फिल्म की पटकथा लिखी थी राजीव राय और शब्बीर बॉक्सवाला ने मिलकर तथा संवाद लिखे थे नईम शाह ने। तकरीबन 2 घंटे 53 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 4 जुलाई 1997 को तथा इसके प्रमुख सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे बॉबी देओल, मनीषा कोइराला, काजोल, ओम पुरी, राज बब्बर, परेश रावल, सदाशिव अमरापुरकर, अशोक सराफ, प्रेम चोपड़ा, कुलभूषण खरवंदा, दलीप ताहिल, रजा मुराद, शरद सक्सेना, हरीश पटेल, मुकेश ऋषि, तेज सप्रू, बॉब क्रिस्टो, प्रिया तेंदुलकर आदि। फिल्म गुप्त की लोकप्रियता में इसके गीत संगीत ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने तथा धुन तैयार किया था विजू शाह ने। मेरी बाहों में तू, दिल की राहों में तू, सुबह शाम तकरीबन 60 मिनट 39 सेकंड की कुल लंबाई वाले इस फिल्म के ओरिजिनल साउंड ट्रैक में 9 गाने रखे गए थे। ये गाने हैं गुप्त गुप्त के 2 वर्जन, दुनिया हसीनों का मेला के 2 वर्जन, मुश्किल बड़ा ये प्यार है, मेरे ख्वाबों में तू, ये प्यार क्या है, ये प्यासी मोहब्बत और मेरे सनम तुझको। फिल्म के इन कर्णप्रिय गानों में अपनी मधुर आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, अलका याग्निक, हेमा सरदेसाई और सुनीता राव ने। फिल्म गुप्त साल 1997 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 6वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 9 करोड़ 50 लाख रुपए तथा यह 18 करोड़ 23 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। इस साल कमाई के मामले में गुप्त से ऊपर रही 5 फिल्मों में पहले स्थान पर थी बॉर्डर, जिसने 39 करोड़ 45 लाख रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर थी दिल तो पागल है, जिसने 34 करोड़ 97 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। तीसरे स्थान पर थी इश्क, जिसने 24 करोड़ 93 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। चौथे स्थान पर थी प्रदेश, जिसने 22 करोड़ 83 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई तथा 5वें स्थान पर थी जिद्दी, जिसने 18 करोड़ 38 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। साल 1997 में फिल्म गुप्त के रिलीज से पहले यह खबर खूब जोरों शोरों से उड़ी थी कि यह एक असली किलर की कहानी पर बनाई गई है, जिसने अपने प्यार को पाने के लिए एक के बाद एक कई खून कर दिए थे। हालांकि यह महज एक अफवाह थी। वास्तव में यह फिल्म साल 1967 में प्रकाशित लेखक लुइस थॉमस की फ्रेंच उपन्यास गुड चिल्ड्रन डोंट किल से प्रेरित नजर आती है। जानकारी के लिए बता दूं कि इस उपन्यास पर बॉलीवुड ने साल 1975 में ही एक फिल्म बना ली थी, जिसका नाम था खेल खेल में। अगर आपको याद हो तो इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में ऋषि कपूर, राकेश रोशन और नीतू सिंह नजर आए थे। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल चोरा चोरी नहीं। फिल्म गुप्त के बनने को लेकर इसके निर्देशक राजीव राय एक बेहद रोचक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि वो उन दिनों हर साल अपनी पत्नी सोनम के साथ लंदन जाया करते थे। इसी क्रम में एक बार दोनों अगाथा क्रिस्टी के द्वारा लिखित माउस ट्रैप नामक एक मर्डर मिस्ट्री प्ले देखने गए। प्ले के इंटरवल में राजीव राय ने सोनम से यह कहा कि हम अनुमान लगाते हैं कि असली कातिल कौन है। अगर मैं सही हो जाता हूँ तो फिल्म गुप्त को बनाऊंगा, नहीं तो गलत होने की सूरत में वैसे भी एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म बनाने का मुझे कोई हक नहीं होगा। खैर, उस दिन राजीव राय और सोनम के अलावा वहां उपस्थित उनके साथ अन्य 6 लोगों ने भी असली कातिल का अनुमान लगाया, लेकिन अंत में केवल राजीव राय ही सही निकले। उस दिन इन्हें यकीन हो गया कि ये सही दिशा में बढ़ रहे हैं, इनमें ऐसी फिल्में लिखने व बनाने की काबिलियत है। वैसे यह भी एक अकाट्य सत्य है कि अगाथा क्रिस्टी जैसी महान लेखिका की कहानियों का यूं पूर्वानुमान लगाना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। बहरहाल, जब राजीव ने इस फिल्म की घोषणा की तो इनके कई शुभचिंतकों ने सलाह दिया कि सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री जैसी विषयों पर बनी फिल्मों का कोई रिपीट वैल्यू
वैल्यू नहीं होता। वैसे भी एक बार जब लोगों को असली कातिल का पता चल जाएगा तो वो बाहर जाकर अन्य लोगों को अवश्य बताएंगे। ऐसे में अन्य दर्शकों की रुचि फिल्म के प्रति घट जाएगी। गौरतलब है कि 90 के दशक में फिल्मों की स्थिति ऐसी नहीं थी। उन दिनों इनका रिपीट वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण होता था और इसी वजह से फिल्में सिल्वर और गोल्डन जुबली हुआ करती थीं। खैर, राजू राय ने लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक बड़ा जोखिम लिया और कामयाबी की एक नई मिसाल पेश की। इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर काफी उठापटक देखने को मिलती है। रिपोर्ट्स की माने तो राजू राय ने यह फिल्म सनी देओल को बतौर नायक माइंड में रखकर लिखी थी और विकल्प के तौर पर अक्षय कुमार का नाम भी सुरक्षित रखा था। खैर, जब स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद राजू ने सनी को फिल्म ऑफर की तो उन्होंने कहा कि आपकी कहानी तो जबरदस्त है और मैं इसका हिस्सा भी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कई फिल्में साइन कर ली हैं और उनके लिए वक्त निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक अन्य फिल्म की जिम्मेदारी उठाना मेरे वश की बात नहीं है। क्यों न आप इस फिल्म में बॉबी को ले लें। वैसे भी अपनी पहली फिल्म बरसात के बाद वो एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में है। राजू राय को सनी की सलाह बुरी नहीं लगी और अक्षय कुमार को दरकिनार करते हुए फिल्म के मुख्य नायक के तौर पर बॉबी देओल को चुन लिया। फिल्म की नायिकाओं के लिए भी ऐसा ही फेरबदल देखने को मिलता है, जहाँ फिल्म के लिए शुरू में काजोल और रवीना टंडन की जोड़ी को साइन किया गया था और दोनों ने बॉबी के साथ फोटो शूट भी करवा लिए थे। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही रवीना ने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद इस भूमिका के लिए करिश्मा कपूर से बात की गई, लेकिन उन्होंने भी फिल्म को मना कर दिया। अंत में राजू राय ने उस दौर की एक अन्य नामचीन अभिनेत्री मनीषा कोइराला से संपर्क किया और वो इस रोल के लिए खुशी खुशी तैयार हो गयी। फिल्म में मनीषा को लिए जाने से जुड़ा एक किस्सा यह भी प्रचलित है कि राजू राय ने शुरू में उन्हें काजोल वाली भूमिका ऑफर की थी, लेकिन मनीषा ने उसे ठुकराकर अपनी वाली भूमिका चुन ली थी। हालांकि यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि फिल्म के लेखक व निर्देशक राजू राय खुद यह पुष्टि करते हुए कहते हैं कि काजोल फिल्म की पहली व आखिरी पसंद थी। अगर वो फिल्म को मना कर देती तो मैं इसे बनाता ही नहीं। यहाँ काजोल की बहादुरी भी देखिए कि उस समय वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सरीखी ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर टॉप पर चल रही थी, फिर भी वो एक नकारात्मक किरदार निभाने के लिए तैयार हो गयी। इससे भी जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूँ है कि जब इस फिल्म का ऑफर लेकर राजू राय और उनके सहलेखक शब्बीर बॉक्सवाला काजोल के घर स्क्रिप्ट सुनाने गए तो वहाँ काजोल की छोटी बहन तनीषा भी मौजूद थी। खैर, स्क्रिप्ट सुनकर काजोल तो कम उत्साहित हुई, लेकिन तनीषा उछल पड़ी। उन्होंने काजोल से कहा कि दीदी, इस फिल्म को तुम अवश्य करो, यह फिल्म और आपका रोल बेहद दिलचस्प जान पड़ता है। इस तरह से अपनी बहन के कहने पर काजोल इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए तैयार हुई थी। गौरतलब है कि इस फिल्म में उस दौर के तकरीबन हर बड़े खलनायक की उपस्थिति थी, लेकिन काजोल का किरदार कुछ ऐसे तैयार किया गया था कि वो इन सभी खलनायकों पर भारी पड़ी। साहिल को पाने के लिए मैं 100 खून भी कर सकती हूँ बाबा, और जो भी बीच में आएगा मैं उसकी जान ले लूंगी। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण चरित्र है पुलिस ऑफिसर उद्धम सिंह का, जिसे निभाया था ओम पुरी साहब ने। पर यहाँ यह जानना बेहद रोचक है कि शुरू में इस भूमिका के लिए राजू राय ने अपने फेवरेट एक्टर नसीरुद्दीन शाह को अप्रोच किया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने मना कर दिया। पर राजू को सलाह दिया कि ओम पुरी इस भूमिका में निश्चित तौर पर खूब जचेंगे। ओम पुरी इससे पहले अर्धशक्ति और घायल जैसी फिल्मों में कमाल के पुलिस वाले बन चुके थे। फिल्म घायल में तो वो तकरीबन इससे मिलती जुलती भूमिका में दिखे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि जहां घायल में वो सनी के पीछे भागते नजर आए थे, वहीं गुप्त में उन्हें बॉबी देओल का पीछा करना था। ऐसे में राजू राय ने आश्वस्त होकर ओम पुरी को पुलिस ऑफिसर उद्धम सिंह की भूमिका के लिए चुन लिया। फिल्म गुप्त त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले बनी निर्माता गुलशन राय और उनके निर्देशक बेटे राजू राय की आखिरी कामयाब फिल्म रही। आगे आने वाले समय में इस बैनर के तले साल 2001 में प्यार इश्क और मोहब्बत तथा 2004 में असंभव जैसी फिल्में अवश्य बनी, लेकिन इन दोनों फिल्मों ने सिर्फ और सिर्फ इस बैनर की सालों पुरानी साख को बट्टा लगाने का काम किया। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि गुलशन राय ने त्रिमूर्ति फिल्म्स की शुरुआत लेट 60s में अभिनेता देव आनंद और उनके निर्देशक भाई विजय आनंद के सलाह पर की थी। इस बैनर की पहली फिल्म रही साल 1970 में आई जॉनी मेरा नाम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। मेरे राजा, ओ मेरी रानी। आगे चलकर गुलशन राय ने अपने बैनर से निर्देशक यश चोपड़ा को जोड़ लिया और साल 1973 में जोशीला, 1975 में दीवार और 1978 में त्रिशूल जैसी फिल्में बनाई। इसी दौरान यश चोपड़ा और गुलशन राय के बीच फिल्म काला पत्थर के निर्माण को लेकर मतभेद हो गया। गुलशन चाहते थे कि यह फिल्म उनके बैनर के तले बनाई जाए, जबकि यश चोपड़ा ने इसकी शुरुआत अपने खुद की फिल्म निर्माण कंपनी यशराज फिल्म्स के बैनर तले कर दी। इस एक फिल्म ने दोनों की वर्षों पुरानी मित्रता तोड़ दी। ऐसे में गुलशन राय ने अपनी अगली फिल्म विधाता
के निर्देशक के तौर पर सुभाष घई को चुन लिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और साल की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। इस समय तक गुलशन राय के खुद के बेटे राजीव राय बड़े हो चुके थे और बतौर निर्देशक त्रिमूर्ति फिल्म्स को संभालने के लिए तैयार थे। ऐसे में गुलशन राय ने अपनी अगली फिल्म युद्ध लॉन्च की। यह फिल्म पिछली फिल्मों जितनी कामयाब तो नहीं रही, पर बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की। राजीव को फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, पर आशातीत सफलता नहीं मिलने पर हताशा की जगह उन्होंने पूरे जोर शोर से त्रिदेव की शुरुआत की, जो कि साल 1989 में बनकर सिनेमा घरों में आई। इस बार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया और यहीं से राजीव राय को बतौर फिल्म निर्देशक प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई। आगे आने वाले समय में इन्होंने त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले साल 1992 में विश्वात्मा और 1994 में मोहरा जैसी बेहद चर्चित व कामयाब फिल्में बनाई। इस तरह से त्रिदेव, विश्वात्मा और मोहरा जैसी कामयाब फिल्मों की हैट्रिक के बाद ही राजीव राय ने फिल्म गुप्त की शुरुआत की थी। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि यह फिल्म 4 जुलाई 1997 को रिलीज की गई थी, लेकिन अगर एक समस्या नहीं आई होती तो संभवतः यह साल के शुरुआत में ही सिनेमा घरों में आ जाती। दरअसल इन दिनों महाराष्ट्र सरकार ने एंटरटेनमेंट टैक्स में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी, जिसके कारण फिल्म निर्माता, वितरक और थिएटर मालिक हड़ताल में चले गए। यह हड़ताल तकरीबन 1 महीने चला और साल 1997 के फरवरी माह में जब सरकार और इनके बीच सुलह हुई तो कुल 48 फिल्में रिलीज को तैयार थीं, जिनमें से 6 बड़े बैनर्स के तले बनी बड़ी बजट की फिल्में थी। इन फिल्मों में शामिल थी जुड़वा, दिल तो पागल है, गुप्त, बॉर्डर, हीरो नंबर 1, जुदाई, इतिहास, जिद्दी, विरासत, आस्था, महानता, लहू के 2 रंग, कोयला, मृत्युदाता, हिमालय पुत्र आदि। फिल्म गुप्त के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे तकरीबन 3 करोड़ रुपए पर टेरिटरी के हिसाब से भारी कीमतों पर खरीदा था। ऐसे में वो इसे हड़बड़ी में रिलीज करना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने थोड़ा समय लिया और फरवरी 1997 में हड़ताल खत्म होने के ठीक तुरंत बाद इसे रिलीज न करके 5 महीनों का वक्त लिया, ताकि फिल्म व्यवसाय फिर से संतुलित हो सके और गुप्त को कोई नुकसान उठाना न पड़े। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर बल्कि साल 1998 में आयोजित 43वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी जोरदार उपस्थिति दर्ज करवाई थी। इस साल के अवार्ड समारोह में सबसे अधिक नॉमिनेशंस पाने वाले फिल्मों की सूची में पहले स्थान पर रही थी विरासत, जिसे 16 नॉमिनेशंस मिले थे और इसने 7 में जीत दर्ज की थी। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रही थी बॉर्डर और प्रदेश, जिन्हें 12 नॉमिनेशंस मिले थे। इनमें से बॉर्डर ने 5 और प्रदेश ने 3 जीत दर्ज किए थे। तीसरे स्थान पर रही थी दिल तो पागल है, जिसे 11 नॉमिनेशंस मिले थे और इसने 8 में जीत दर्ज की थी। चौथे स्थान पर थी फिल्म गुप्त, जिसे कुल 8 नॉमिनेशंस मिले थे। ये नॉमिनेशंस बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल के लिए हासिल हुए थे। पर दुर्भाग्य से यह केवल 3 श्रेणियों में ही अवार्ड जीत पाई। ये अवार्ड्स बेस्ट एडिटिंग के लिए राजीव राय, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए विजू शाह और बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल के लिए काजोल को मिले थे। इस तरह से काजोल फिल्म फेयर अवार्ड्स के इतिहास में वो पहली महिला कलाकार बन गयी जिन्होंने नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड जीता। गौरतलब है कि काजोल ने यह अवार्ड फिल्म यस बॉस के लिए नॉमिनेट आदित्य पंचोली, कोयला के लिए नॉमिनेट अमरीश पुरी, विरासत के लिए नॉमिनेट मिलिंद गुनाजी और इश्क के लिए नॉमिनेट सदाशिव अमरापुरकर जैसे दिग्गज कलाकारों को हराकर जीता था। बहरहाल फिल्म गुप्त कमाई और अवार्ड्स के मामले में तो ठीक ठाक रही, लेकिन इसे ध्यान से देखने पर इसमें कई टेक्निकल और फैक्चुअल एरर्स के साथ साथ कंटिन्यूटी प्रॉब्लम और प्लॉट होल्स नजर आते हैं। मसलन फिल्म में गवर्नर बने राज बब्बर का कत्ल 30 अगस्त की रात को होता है, जिसकी पुष्टि अदालत में बॉबी देओल पर चल रहे केस के दौरान बार-बार किया जाता है। 30 अगस्त की रात को जब पुलिस ने साहिल सिन्हा को रंगे हाथों मर्डर स्पॉट पे अरेस्ट किया था, इसके अगले ही दिन जब बॉबी देओल को सजा मिलती है तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जहां पहले ही सप्ताह में वो भागने का प्लान बनाते हैं। इसी क्रम में वो और अन्य 2 कैदी जब बाथरूम तोड़कर जेल से भागने का प्रयत्न कर रहे होते हैं तो स्क्रीन पर साफ साफ दिखता है कि वो 2 मई का दिन है। अब जरा सोचिए, जब कत्ल 30 अगस्त को हुई हो तो दोषी करार दिए गए शख्स को 3 महीने पहले सजा कैसे हो सकती है। इसी तरह फिल्म में दिखाया गया है कि सभी कत्ल एक ही प्रकार के चाकू से किए गए हैं, जो एक ही सेट के हिस्सा होते हैं। बाद में पुलिस इंस्पेक्टर बने ओमपुरी चाकू का यह सेट काजोल के घर से बरामद कर लेते हैं, जहां काजोल के पिता स्वीकारते हैं कि वो ही कातिल हैं और उन्होंने इस सेट के अन्य चाकुओं का इस्तेमाल कत्ल करने के लिए किए थे। इसके अगले ही दृश्य में काजोल एक बार फिर से उसी सेट के चाकू का इस्तेमाल मनीषा कोइराला को मारने के लिए करते हुए नजर आती है। ऐसे में यहाँ सवाल यह उठता है कि यह कैसी पुलिस है जिसने जिस सबूत के वजह से कातिल को गिरफ्तार किया है उसी को जब्त नहीं किया और घर पर छोड़ दिया।
इसके अलावा फिल्म की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि गवर्नर बने राज बब्बर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और ऐसा दर्शाया गया है कि यह इन्वेस्टमेंट उन्हीं के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों में होता है, न कि राज्यपाल के हाथों में। खैर, फिल्म के क्लाइमेक्स में भी कुछ गलतियां देखने को मिलती हैं। मसलन मनीषा कोइराला के घर के बाहर जब बॉबी देओल और मुकेश ऋषि के बीच में लड़ाई हो रहा होता है तो बॉबी देओल के शर्ट के स्लीव अच्छे से मुड़े होते हैं और उनका जींस भी अलग होता है, जिनके दोनों पांवों और चेन के ऊपर गहरे आसमानी रंग की पट्टियां होती हैं। लेकिन जैसे ही बॉबी देओल मनीषा के घर के अंदर आते हैं, उनके शर्ट के स्लीव खुल जाते हैं और नीचे का जींस भी बदल जाता है, जिसमें पट्टियां गायब रहती हैं। इसी सीन में मनीषा कोइराला के दोनों कानों में झुमके साफ साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बॉबी देओल से गले मिलने के लिए भागती हैं, उनके कानों से झुमके गायब हो जाते हैं। लेकिन अगले ही दृश्य में जब वो बॉबी से गले मिलती हैं तो आश्चर्यजनक तरीके से बालियां फिर से उनके कानों में लटकी हुई नजर आती हैं। फिल्म को गौर से देखने पर ऐसे ही कई और गलतियां नजर आती हैं, लेकिन वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए इसे हम यहीं रोकने की इजाजत चाहेंगे। तो ये थी साल 1997 में आई मशहूर सस्पेंसिव और मर्डर मिस्ट्री फिल्म गुप्त पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।